Hello students, welcome to Quantifiers again. So as I told you in the previous lecture that we are starting a new series which is called the Basics of Logical Reasoning and Data Interpretation, and this is the second lecture of the same series, and this is second lecture on linear arrangements. In the previous one we discussed basics of linear arrangements, basics of logical reasoning. तो वहां पे हमने डिस्कस किया था यार कि अगर कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो उनके राइट और लेफ्ट डायरेक्शंस किस तरह से आपको देखनी है. अगर लिखा है दैट ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी या बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी या लेफ्ट ऑफ डी, तो वहां पे हमें उनको किस तरह से हमें अरेंज करना है. ठीक है जी. तो ये बेसिकली उसी लेक्चर का, उसी सेशन का ये सेकंड पार्ट है. तो अगर आपने वो सेशन देखा हुआ है, अगर आपको पोजीशंस पता है, ओनली देन यू शुड गो विद दिस क्लास. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उस लेक्चर को आप एक बार से देख लीजिए. अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगेन लीनियर अरेंजमेंट्स की. तो मैं ये अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता है कि अगर कुछ लोग नॉर्थ साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उनकी राइट और लेफ्ट पोजीशंस किस तरह से रहेंगी. ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट के साथ. अब यहाँ दिया गया है दैट 9 persons A B C D E F G H I they are seated in a row. The seats are numbered from 1 to 9 from left to right as per the following restrictions. अब यार यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि जो लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं या साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हमें ये चीज नहीं दे रखी होती है कि उनकी एक्चुअल पोजीशन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो बेटर ये रहता है कि अगर हम उनको नॉर्थ की तरफ अज्यूम करें, क्योंकि जब हम नॉर्थ की तरफ अज्यूम करते हैं तो वो सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी कि हम इस टाइम पे स्क्रीन को देख रहे हैं. जो हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन इस टाइम स्क्रीन देखते टाइम है या नोटबुक को देखते टाइम है. अगर मैं अगर स्क्रीन देख रहा हूं या अगर मैं नोटबुक की तरफ देख रहा हूं, तो जिस तरफ मेरा राइट होगा उसी तरफ इन लोगों का राइट होगा, जिस तरफ मेरा लेफ्ट होगा उसी तरफ इन लोगों का भी लेफ्ट होगा. तो इस केस में फिर हमें पोजीशंस जो है उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट लेफ्ट हमें क्लियरली दिख जाते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे 9 पर्सन हैं, तो हम यहाँ पे 9 सीट्स बनाते हैं. ठीक है. अब ये नॉर्थ देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नॉर्थ देख रहे हैं, तो सबका राइट इस तरफ होगा. ठीक है. और सबका लेफ्ट इस तरफ आएगा. अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है. सो पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है सबसे पहले दैट सी एफ एंड आई दे सिट टुगेदर. अब अगर सी एफ आई इकट्ठे बैठ रहे हैं तो डजंट मीन कि वो इसी ऑर्डर में बैठ रहे हैं. ऐसा नहीं बोला कि सी एफ और आई इसी ऑर्डर में बैठ रहे हैं. कहने का मतलब हो सकता है कि सी एफ आई ऐसे बैठ रहे हो, या सी आई एफ बैठ रहे हो, या आई एफ सी बैठ रहे हो, या आई सी एफ बैठ रहे हो. तो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में बन सकता है इनका, लेकिन होंगे इकट्ठे. ठीक है. और फिर उनकी पोजीशंस भी हमें नहीं पता कि कहाँ पे इनको भी फिक्स करना है. तो अभी के लिए इसको हम रख लेते हैं साइड पे कि सी एफ आई वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, बट उनकी पोजीशन अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता. फर्दर 1 to 9 अगर नंबर लिखे हुए हैं तो एक बार के लिए हम भी यहाँ नंबर लिख लेते हैं 1 2 3. अगर बोला गया है तो लिख लेते हैं. अभी 9 पोजीशन पे सी एफ आई की कंसेक्यूटिव पोजीशन कौन सी होंगी पता नहीं, बट इतना पता है दैट दे आर कंसेक्यूटिव ऑन द कंसेक्यूटिव सीट्स. E is to the immediate right of H. E H के immediate right में है, तो मतलब H अगर कहीं बैठ रहा है उसका राइट इस तरफ होगा. ठीक है. तो E उसके राइट में है. B sits in the fourth seat from the left hand. अब ये पहली काम की इंफॉर्मेशन है. देखो, हमें हमेशा स्टार्ट करना होता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ. वो काम की इंफॉर्मेशन, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके मैं डायरेक्टली अरेंजमेंट को फिल करना शुरू कर सकता हूँ. ठीक है. फिर उसी के अराउंड हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरी की पूरी अरेंजमेंट उसी अराउंड हम खड़ा करते हैं. तो B sits in the fourth seat from the left hand. ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन है. सो फोर्थ सीट मतलब 1 2 3 4, B यहाँ पे आ रहा है. और क्या दिया हुआ है. D sits in the third seat from right hand. तो D राइट से थर्ड पे है, 1 2 3, D यहाँ पे है. फर्दर E इज नॉट बिटवीन B एंड D. तो E B और D के बीच में नहीं है, तो E या तो इस तरफ होगा या B के लेफ्ट पे होगा. ठीक है जी. अब मुझे यार ये भी पता है पहले पॉइंट से कि सी एफ और आई को मुझे एक साथ रखना है. ठीक है. इनके लिए मुझे 3 कंसेक्यूटिव पोजीशन चाहिए होंगी. अब मैं अगर जितनी अरेंजमेंट बनी है इसको देखूं तो 3 कंसेक्यूटिव पोजीशन मुझे सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही दिख रही है. ठीक है. यही 3 कंसेक्यूटिव पोजीशंस हैं जहां पे मैं सी एफ आई को रख सकता हूं, बट ऑर्डर मुझे नहीं पता. एक बार के लिए हमने इसको साइड पे रख दिया. हाँ जी. अब और क्या पता है अगेन कि ई जो है दैट 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 पर्सन इज नॉट सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, और E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H. तो इसका मतलब
अब ई इधर भी नहीं बैठ सकता, बी और डी के बीच में भी बैठेगा तो डी के इधर ही बैठेगा, और एच के राइट में है, एच यहां आ जाएगा और ई यहां आ जाएगा। अब जो लोग बचे वो कौन है, देखा जाए तो एक ए बच गया, बी सी डी ई एफ, एक जी बच गया एच आई। ठीक है, ए और जी बच गए, तो ये जो पोजीशंस हैं ये पोजीशंस बेसिकली ए और जी को जाएंगी, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन ए और जी को जाएंगी। ए फिफ्थ पे होगा, जी सिक्स पे होगा, या जी फिफ्थ पे होगा और ए सिक्स पे होगा। तो ये मेरे पास अरेंजमेंट बन रहा है, अभी के लिए इतना ही मुझे समझ आ रहा है, इससे आगे मैं नहीं बना पा रहा क्योंकि मुझे और कोई कहानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, देन हु विल सिट एट द सेंटर ऑफ द रो। ठीक है जी, अब जी कहाँ बैठ रहा है, जी बैठ रहा है यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ पे है, इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर आ गया तो जी यहाँ आ जाएगा, और ए और जी की ये पोजीशंस है तो ए यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज एट द सेंटर, तो सेंटर पे कौन है, सेंटर मतलब वो पोजीशन जिसके लेफ्ट और राइट पे सेम नंबर ऑफ पीपल हैं। अगर 9 लोग बैठ रहे हैं तो फिफ्थ पोजीशन इज द सेंटर, तो फिफ्थ पे बैठ रहा है ए, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड कह रहा है इफ एफ सिट्स बिटवीन, अच्छा ये इसी इसी क्वेश्चन के लिए था, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। अब नेक्स्ट इज इफ एफ सिट्स बिटवीन सी एंड आई, देन इन हाउ मेनी वेज दीज 9 पर्संस कैन बी सीटेड। एफ सीटेड बिटवीन सी एंड आई, इसका मतलब ये है एफ यहां होगा, ठीक है, और सी और आई अभी 1 और 3 पोजीशन पे हो सकते हैं। अब कितने तरीके से आप इनको बिठा सकते हो, नंबर ऑफ वेज हमें निकालने हैं। अब यार एक चीज देखो, आपने एफ यहां बिठा दिया, अगर मान लो सी यहां आता है, आई यहां आता है, ए यहां आता है और जी यहां आता है, तो एक पोजीशन बन गई, ये एक एक वे बन गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, एक वे बन गया, हमने सी यहां रखा, आई यहां रखा, ए और जी यहां रखा, दिस इज वन अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट बनेगा अगर मैं जी को यहां कर दूंगा और ए को यहां कर दूंगा, तो दो अरेंजमेंट बन गए मेरे पास। ये दो अरेंजमेंट बन रहे हैं जब मैंने फर्स्ट पोजीशन पे सी को रखा है और थर्ड पे आई को रखा है। तो फर्स्ट पे सी और थर्ड पोजीशन पे हमने आई को रखा, तो हमारे पास दो अरेंजमेंट्स बन गए, वी कैन अरेंज देम इन टू वेज। ठीक है जी, ये दो अरेंजमेंट मेरे पास बन गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि सी आपका इधर होता, आई आपका इधर होता, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आई और थर्ड पे सी। इस केस में अगेन अगर आप ए को यहां रखते हो, जी को यहां रखते हो, तो आपका एक अरेंजमेंट बनेगा, लेकिन अगर आपने जी को यहां रखा और ए को यहां रखा तो आपका सेकंड अरेंजमेंट बनेगा, तो ये आपका सेकंड अरेंज, दो अरेंजमेंट्स आपके यहां से हो जाएंगे। सो इन टोटल वी कैन हैव अब फोर अरेंजमेंट्स इन दिस केस। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। और दिस वाज ओनली फॉर सेकंड क्वेश्चन, इसको हम एक बार के लिए इस पार्ट को रेज कर लेते हैं। चलिए, थर्ड कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब एक्सट्रीम एंड्स पे देखो, उधर तो मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, बट इस साइड मुझे पता है नाइन्थ पोजीशन पे ई है, ऑप्शन सी मेरा आंसर बन जाएगा। द लास्ट वन, इफ आई सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, आपने आई को यहाँ फिक्स कर दिया, आई आपने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है जी, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स है तो आई उस तरफ भी जा सकता है। एंड एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ जो है वो एफ जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो बी यहाँ पे है, इसका इमीडिएट लेफ्ट आपका यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, तो सी यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस बार हमने सी आई एफ की पोजीशंस को फिक्स कर दिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल बी सीटेड नाउ। ठीक है, अब कितने तरीके से इनको हम बिठा सकते हैं, तो यार यहाँ पे अब हमारे पास ए और जी यहाँ पे है ना, तो अगर ए को मैं यहाँ बिठाऊं, मैंने देखो आई सी एफ को यहाँ अरेंज कर दिया है, अगर ए यहाँ होगा तो जी यहाँ होगा, दिस इज वन वे, और अगर जी यहाँ हुआ, ए यहाँ होगा, दिस इज अ सेकंड वे। आईसीएफ मैंने एक साथ बिठा दिया, अगर ए यहाँ आएगा तो जी यहाँ आएगा, ये पहला केस बनेगा, दूसरी बार अगर जी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये सेकंड केस बनेगा। इस केस में हम दो तरीके से इनको बिठा सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑलराइट, तो यहाँ बोला गया दैट सेवन मैन ए बी सी डी ई एफ एंड जी हैव पार्क्ड देयर कार्स इन अ रो
The cars of E and F should be next to each other. All right. The cars of D and G should be parked next to each other. ठीक है. E और F की कार्स एक साथ हो सकती हैं, D और G की कार्स एक साथ होंगी. E और F की कार्स एक साथ होंगी. इसका मतलब ये है कि E की कार पहले F की बाद में, या फिर F की पहले E की बाद में, जैसे मर्जी बोलो आप. D और G ये भी साथ होनी चाहिए. तो मतलब D पहले है, G बाद में है, या फिर G पहले है और D बाद में है. So cars of D and G should be parked next to each other, whereas A and B cannot park their cars next to each other. तो A और B की कार्स इकट्ठी नहीं हो सकती. A और B की कार्स एक साथ आप नहीं लगा सकते. All right. B and D must park their cars next to each other. B और D की कार्स एक साथ आनी चाहिए. B और D की कार्स एक साथ आनी चाहिए. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ अरेंजमेंट बनाया, या तो ये B D G बनेगा, या फिर ये, क्योंकि B और D इकट्ठा रखना है आपको, या फिर G D और B बनेगा. ठीक है ना. अगर B और D की कार्स हमें एक साथ रखनी है, ऊपर पहले दिया है कि D और G की कार्स जब एक साथ आएंगी, तो या तो D और G इकट्ठे आएंगे, या फिर मतलब D पहले G बाद में, या G पहले D बाद में. फिर B और D आपको इकट्ठे करना है, तो या तो ये B यहां लगेगा तो B D G बनेगा ऑर्डर, या D G D B बनेगा. सो B and D must park their cars next to each other. तो यहाँ पे दो केस बन गए. एंड C's कार इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ G. C की कार G के इमीडिएट राइट में है. इसका मतलब ये केस नहीं बन सकता यार. इस केस में G के इमीडिएट राइट में D की कार आ रही है. ये केस नहीं बनेगा, यही केस बनेगा. विच मीन्स ये चार लोगों की कार एक साथ जाएगी इसी ऑर्डर में, B D G C, और A और B की कार इकट्ठी नहीं हो सकती. ऐसे F और E की कार, या E और F की कार इस तरह से एक साथ जाएगी. मतलब ये केस नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज है. तो B यहां लिख लीजिए, आप ऊपर लिख लेता हूं इसको, B D G C ये इकट्ठे इसी ऑर्डर में आएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. A एंड B ये इकट्ठे नहीं आ सकते. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है. अब कह रहा है, इफ A's कार इज नॉट नेक्स्ट टू C's कार, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A's कार फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो. ऑल राइट जी. तो 1 2 3 4 5 6 7. अब कह रहा है, ये इसकी इसकी जरूरत ही नहीं बनाने की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब A की कार C के साथ नहीं है यार. A की कार अब C के साथ नहीं आ सकती. आपने यहां बना दिया B D G और C. A की कार C के साथ नहीं है. A की कार B के साथ भी नहीं हो सकती. मतलब A की कार ना तो यहां आएगी ना यहां आएगी. ठीक है. इसका मतलब C के साथ इधर F और E हो सकता है, उसके बाद, क्योंकि इकट्ठे आएंगे, उसके बाद A आएगा. अब ये F और E की पोजीशंस इंटरचेंज भी हो सकती हैं. मतलब ये B D G C E F B हो सकता है, ऐसे हो सकता है. या फिर हो सकता है ये E F इधर आते हो. मतलब आपने B D G C तो लिख दिया. ठीक है. अब C के इधर A की कार नहीं आ सकती, C के साथ A की कार नहीं आ सकती, A की कार B के साथ भी नहीं आ सकती. तो हो सकता है कि E और F यहाँ हो. ठीक है. और C F के साथ A नहीं आ सकता, तो A यहाँ हो सकता है. ये भी पॉसिबल है. ये E और F अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. यहाँ F हो सकता है, यहाँ पे E हो सकता है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि A की कार राइट हैंड से किस पोजीशन पे है, फ्रॉम द राइट हैंड. तो राइट हैंड ये है जी आपका. ठीक है. दिस इज द राइट हैंड, दिस वन इज द राइट हैंड, और ये आपका लेफ्ट हैंड है. ए की कार देखिए, अगर राइट से देखोगे ए की कार फर्स्ट हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 भी हो सकती है. तो ए की कार राइट हैंड से फर्स्ट भी आ सकती है, सेवंथ भी आ सकती है. सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा इस केस में. चलिए अब देखते हैं आगे. नेक्स्ट कह रहा है, इफ एफ डज नॉट पार्क हिज कार नेक्स्ट टू ए विच इज पार्क्ड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. ऑल राइट. इसको हटा दीजिए. ठीक है. लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया. ये ऐसे बना, दोबारा बनाते हैं. ए की कार एक्सट्रीम लेफ्ट पे है. ठीक है. अब मुझे पता है ए के साथ, अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सट्रीम लेफ्ट पे है ए की कार. एफ डज नॉट पार्क द कार नेक्स्ट टू ए. ठीक है. एफ की कार ए के साथ नहीं है. और बीडीजीसी मुझे पता है इसी ऑर्डर में चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बीडीजीसी का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट इसी तरीके से चलेगा. अगर एफ की कार यहाँ नहीं है यार, तो फिर यहाँ पे ई की कार होनी चाहिए. ये पॉसिबिलिटी है. यहाँ ई हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, कि एफ तो साथ में है नहीं है, एज पर क्वेश्चन नंबर 2.
और यहाँ पे एफ आ जाएगा, ई और एफ इकट्ठे आने हैं, इसका मतलब बी डी जी से यहाँ आएंगे, बी डी जी और सी, ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन कैन पार्क देयर कार्स बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में किसकी कार हो सकती है। इस केस में एफ बी और डी तीनों लोग जो हैं वो ई और जी के बीच में पार्क कर सकते हैं। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वेज दिखाने हैं, कितने तरीके से हम कार पार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। देखो यार, हमने क्या किया, बी डी जी सी लगा दिया, ये इनका ऑर्डर तो फिक्स है, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ए की पोजीशन कहाँ पे आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि कार्स की कितने तरीके से आप कार्स लगा सकते हो। ई और एफ की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने तरीके से कार आप लगा सकते हो, तो हमें सब देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने ए को सी के साथ लगा दिया, लेट्स अज्यूम आपने ए को सी के साथ लगा दिया। अब इसके बाद यार आप ई एफ यहां लगा सकते हो, एक पॉसिबिलिटी होगी। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ एफ है तो यहाँ ई आ जाएगा, इस पोजीशन पे ई आ जाएगा, मतलब ए के साथ आपने लगाया ई और एफ को, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर एफ यहां लगाया ई यहां लगाया, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो दो वेज हो गए यहाँ पे, ये दो तब थे जब आपने ए को सी के साथ यहां लगाया हुआ है। फिर दोबारा से देखो, बी डी जी सी आपने लगाया, सी के साथ आपने ए को लगाया, ठीक है। फिर से अब मैं कह रहा हूं यार ई एफ इधर नहीं है, ई एफ इस तरफ है। अब मान लीजिए ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, दिस इज वन वे, ठीक है। या फिर एफ यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, सेकंड वे हो गया। दो तरीके यहाँ पे हो गए, ठीक है। मैंने क्या किया, बी डी जी सी, ए यहाँ लगाया हुआ है, तो ई एफ को इधर के बजाय इधर ले गया, तो जो दो केस इधर बन रहे थे अब वो दो केस इधर बनेंगे, कि यहाँ पे ई है, यहाँ एफ है, या फिर यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ये आपका बन गया, दो केस ये बन गए आपके। फिर इसके बाद बी डी जी सी। अब इसके बाद यार मान लीजिए हमने, हमें पता है ए और बी एक साथ नहीं आएंगे, बट एफ और ई तो यहाँ आ ही सकते हैं ना, यहाँ पे एफ और ई आ गए, ठीक है। और फिर आपने ए यहाँ लगा दिया, ये पॉसिबल है, ठीक है। इस बार ए लेफ्ट पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे आप ई कर दीजिए और यहाँ पे आप एफ कर दीजिए, ई को ए को इधर रखिए, आपके पास फिर से दो केस बन गए, ठीक है। यहाँ पे ई एफ फिर से आप इंटरचेंज कर सकते हो। या फिर बी डी जी सी, आपने ई एफ को इधर लगा दिया, ई और एफ इधर लगा दिया और ए लगा दिया, एक केस ये बन गया। या फिर आप एफ को यहां लगा सकते हो, ई को यहां लगा दो, ई एफ की इंटरचेंज कर दो पोजिशन को, ठीक है। तो दो केस यहाँ पे और बन गए, टोटल कितना बन गया, यही बन सकता है, ठीक है ना। ई एफ आपने इधर रखा तो ए ई एफ और सी के बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सेम यहाँ पे है, यहाँ पे एफ और ई आपने इधर रखा है, तो जो ए है वो ई एफ के इधर भी हो सकता है या सी के इस तरफ भी जा सकता है, बी के साथ नहीं आएगा बस वो। तो टोटल मेरे पास 8 वेज है यहाँ पे इनको अरेंज करने के। ऑप्शन 3 आप, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा बना के देखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट कह रहा है, इफ ए पार्क्स हिज कार टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ऑल राइट, अब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ए पार्क्स द कार इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो आपके पास बन गया बी डी जी और सी, इसके इमीडिएट राइट में ए अपनी कार को पार्क कर रहा है, ए यहां पार्क कर रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन कह रहा है, विच द फॉलोइंग कार्स कैन बी पार्क्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीम लेफ्ट पे किसकी कार आ सकती है, तो यार एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर आप देखो, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि एफ और ई यहां हो सकते हैं, लेट्स अज्यूम ई और एफ यहां हो सकते हैं। इस केस में बी की कार एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रही है, या फिर बी डी जी सी ऐसे चल रहा है और ए यहां पे आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ई की कार इधर आ जाए, एफ की इधर आ जाए, ई की कार भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ सकती है। या फिर इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, एफ इधर रख सकते हो, ई इधर रख सकते हो, बाकी अरेंजमेंट वही चल सकती है। एफ की कार भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ सकती है, ई की भी आ सकती है, बी की भी आ सकती है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर बात करें तो बी ई एफ तीनों की कार आ सकती है, ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट सेट पे आते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट 10 persons they are sitting in 2 rows facing each other. P, Q, R, S, T sit in the row 1 facing south. U, V, W, X and Y sit in the row 2 facing north. Not necessarily in the same order. They work in 5 different companies. Each exactly 2 people work in each company. The companies in which they work are Samsung, Hutch, Nokia, Sonata and Mahindra. Persons working in the same company sit neither in the same row nor opposite to each other. So basically 10 लोग हैं, 5 कंपनीज में काम करते हैं, हर कंपनी में 2 लोग काम करते हैं. Exactly 2 persons they work in each company. So persons working in the same company they sit neither in the same row. सेम कंपनी में काम करने वाले लोग ना तो सेम रो में बैठते हैं ना ही ऑपोजिट बैठते हैं एक दूसरे के. नाउ दिस इज अ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन विद अस, जिसके बेसिस पे मुझे ये 10 लोगों को यहाँ पे अरेंज करना है. चलिए, तो यहाँ पे जो रो 1 में बैठे हैं वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. ठीक है, रो 1 वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. तो ये आपकी रो 1 है. यहाँ जो 5 लोग बैठे हैं 1 2 3 4 5 ये साउथ फेस कर रहे हैं, इधर को फेस कर रहे हैं, मतलब इनका राइट इस तरफ होगा, सबका लेफ्ट इस तरफ होगा. ध्यान रखना इस चीज का. और रो 2 में यहाँ बैठे हुए हैं. ठीक है, ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इनका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा सबका. और रो 1 में कौन है, यहाँ पे P Q R S T है, और इधर आपके पास U V W X और Y है. ठीक है, और ये आमने सामने बैठे हुए हैं. चलिए, क्या दे रखा है यहाँ पे, अब कंपनीज दे रखी हैं. ठीक है, 10 लोग हैं, 5 कंपनीज हैं, हर कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं. चलो, पर्सन वर्किंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि जो लोग सेम कंपनी में काम कर रहे हैं वो ना तो ऑपोजिट बैठेंगे ना ही सेम रो में बैठेंगे. मतलब इट मीन सैमसंग में काम करने वाला एक पर्सन रो 1 में होगा, दूसरा रो 2 में होगा. ठीक है, ऐसे सब के लिए, बाकी कंपनीज के लिए भी ट्रू है. अब देखो अगेन, ये सेट करने के लिए भी मैं मतलब रैंडमली इंफॉर्मेशन उठा के कहीं से भी सॉल्व करना नहीं शुरू करूंगा. मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मुझे कोई या किसी पर्सन की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे मार्क हो जाए, किसी को मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे बिठा सकूं अगर, ठीक है, तो मेरे लिए बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. तो इंफॉर्मेशन पढ़ते जरूर है एक बार, बट स्टार्ट तभी करेंगे अगर किसी एक को हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में बिठा सके तो. सो पहला पॉइंट कह रहा है पर्सन वर्किंग इन द हच. पर्सन वर्किंग इन हच हु सिट्स इन रो 1 सिट्स ऑपोजिट एक्स एंड एडजेसेंट टू आर. ठीक है, जो हच में काम करता है रो 1 में जो हच में काम कर रहा है वो एक्स के ऑपोजिट बैठता है और आर के एडजेसेंट बैठता है. ठीक है, वाई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स हु सिट्स एट द लेफ्ट एंड. ये काम की इंफॉर्मेशन है, सेकंड पॉइंट काम का यहाँ पे. वाई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स हु सिट्स एट द लेफ्ट एंड. ये हु किसके लिए है, ये हु एक्स के लिए है. तो यहाँ पे एक्स की पोजीशन दे दी, एक्स लेफ्ट एंड पे है. y इज सेकेंड टू द राइट ऑफ x. अब देखो, जो लोग नॉर्थ देख रहे हैं उनका राइट इस तरफ है, इस तरफ को. y इज सेकेंड टू द राइट ऑफ x, तो फर्स्ट टू द राइट ये हो गया, सेकेंड टू द राइट ये हो गया. तो हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था इसको डिटेल में. ठीक है, तो y यहाँ पे आए. अब इसके साथ पहला पॉइंट यूज कर सकते हो, पर्सन वर्किंग इन हच हु सिट्स इन रो 1 सिट्स ऑपोजिट x. तो x के ऑपोजिट बैठने वाला जो बंदा यहाँ पे है, ये पर्सन हच में काम करता है. एंड दिस पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू आर. आर यहाँ पे होगा. ठीक है, हमने पहले दोनों पॉइंट्स यूज कर लिए. थर्ड पॉइंट कह रहा है डब्ल्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन हच एंड ऑपोजिट टी. ओके, डब्ल्यू टी के ऑपोजिट है. तो डब्ल्यू अगर टी के ऑपोजिट है तो डब्ल्यू यहां होना चाहिए या फिर डब्ल्यू यहां होना चाहिए, है ना? अगर यहां डब्ल्यू होगा तो टी के ऑपोजिट यहां आ जाएगा, डब्ल्यू यहां होगा तो टी के ऑपोजिट यहां आ जाएगा. दोनों में से एक पोजीशन देखनी पड़ेगी कौन सी है. Also given that W sits to the immediate right of the person working in hutch. All right. तो अगर हच में ये काम करता है तो W यहाँ होगा, हच में ये काम करता है तो W यहाँ होगा. ठीक है जी, चलिए अभी देखते हैं इसको. चलिए इसको रेस करते हैं अभी.
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नीदर टी नॉर द पर्सन वर्किंग इन महिंद्रा सिट्स एट द एंड्स। अब ये इस पॉइंट ने मेरा काम आसान कर दिया। टी डज नॉट सिट एट द एंड्स, आल्सो द पर्सन वर्किंग इन महिंद्रा ही डज नॉट सिट एट द एंड्स। इसका मतलब टी यहाँ नहीं काम बैठेगा। टी ठीक है, टी यहीं बैठेगा। फिर हमें हमें ये देखा डब्ल्यू टी के लिए ये पोजीशन थी या फिर ये पोजीशन थी। यहाँ टी आएगा नहीं, तो टी यहीं आएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। अब डब्ल्यू कहाँ बैठ रहा है, फिर से पढ़ते हैं उसको। डब्ल्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन हच। हच में काम करने वाले के राइट में। हच में कौन काम करेगा, वाई काम करेगा, तभी उसके राइट में डब्ल्यू होगा। तो वाई इज द पर्सन वर्किंग इन हच। और टी और महिंद्रा वाले लोग एंड पे नहीं बैठते। इसका मतलब ये हो गया नीदर टी नॉर द पर्सन वर्किंग इन महिंद्रा। तो यहां से समझ आ रहा है यार कि टी महिंद्रा में काम नहीं करता, नहीं तो ये इकट्ठा ना लिखा होता। नीदर टी नॉर द पर्सन वर्किंग इन महिंद्रा, तो ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तो टी जो है वो महिंद्रा में काम नहीं कर रहा, ठीक है, तभी उसने नीदर और नॉर दोनों के लिए यूज किया है। तो टी महिंद्रा में काम नहीं करता और महिंद्रा में काम करने वाला बंदा एंड पे नहीं बैठ रहा। इसका मतलब महिंद्रा में काम करने वाला बंदा टी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो महिंद्रा में काम करने वाला बंदा यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है। बट अगर मैं सेकंड रो देखूं, सेकंड रो में महिंद्रा में काम करने वाला बंदा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी महिंद्रा वाले को हम साइड पे रखते हैं। चलिए, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्यू वर्क्स इन महिंद्रा। अब ये दे दिया कि क्यू महिंद्रा में काम करता है, तो क्यू कहां बैठेगा। क्यू महिंद्रा में काम करता है, महिंद्रा वाला बंदा एंड पे बैठता नहीं है, तो क्यू यहां नहीं बैठेगा, क्यू यहीं बैठेगा, ठीक है। क्यू जो है महिंद्रा में काम करता है, तो ये महिंद्रा में कर रहा है काम। क्यू वर्क्स इन महिंद्रा सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन, वाई के ऑपोजिट है। तो वाई की क्या करेक्टरिस्टिक दे रखी है यहाँ पे, सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन सोनाटा। तो Q इज सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन सोनाटा। अब Q के ऑपोजिट Y है, Y किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, Y W के इमीडिएट लेफ्ट में है। सो W इज द वन हु इज वर्किंग इन सोनाटा। इसका मतलब जो यहां बंदा बैठेगा वो महिंद्रा में काम करेगा, क्योंकि महिंद्रा वाला बंदा जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पी एंड वी सिट ऑपोजिट ईच अदर एंड वन ऑफ देम वर्क्स इन सोनाटा। पी एंड वी, अब पी और वी के लिए अगर आपको ऑपोजिट रखना है तो यही यही पोजीशन बचती है जहां पी और वी को आप रख सकते हो। तो ये पी हो गया यहाँ पे, वी हो गया यहाँ पे। अब पी और वी में एक बंदा सोनाटा में काम करता है, वन ऑफ देम वर्क्स इन सोनाटा। अब मुझे पता है डब्ल्यू सोनाटा में काम करता है, सो सोनाटा में काम करने वाले दोनों लोग सेम रो में नहीं बैठेंगे, तो वी सोनाटा में काम नहीं करेगा, बल्कि पी जो है वो सोनाटा में काम करेगा। एक्स एंड टी वर्क इन द सेम। अच्छा, बचा कौन अब मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ देखे तो यू बच गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू यहाँ आ जाएगा, ऊपर बच गया पी क्यू आर एस, एस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्स एंड टी वर्क इन द सेम कंपनी। एक्स और टी की कंपनी सेम है। और देखो अभी तक हमने हच, सोनाटा और महिंद्रा लगा दिया, सैमसंग और नोकिया बचा हुआ है। वी और आर, नीदर वी नॉर आर वर्क्स इन सैमसंग। तो वी और आर सैमसंग में काम नहीं करते। इसका मतलब एक्स और टी सैमसंग में काम करेंगे सेम कंपनी में, तो एक्स सैमसंग में काम करता है, ऐसे ही टी भी सैमसंग में काम करेगा, तो ये लोग नोकिया में करेंगे। आर और वी, ये दोनों लोग नोकिया में काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। इसके बेसिस पे अब हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है जी। और इसके लिए देखो यार, डायरेक्शन की जो बात है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर की थी, ठीक है, डिटेल में। अगर लेफ्ट राइट हमें चेक करना है लोगों का जो नॉर्थ साउथ की तरफ बैठे हुए हैं, तो किस तरह से देखना है हमें, तो हमारा यही कुछ अरेंजमेंट बना था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स ऑपोजिट आर। आर के ऑपोजिट कौन बैठ रहा है, आर के ऑपोजिट यू बैठ रहा है, यू हो सकता है। पर्सन वर्किंग इन महिंद्रा, वाई तो नहीं होगा, ठीक है ना। सो पर्सन वर्किंग इन महिंद्रा एंड यू, ऑप्शन डी आपका बन जाएगा बोथ बी एंड सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, वाई एंड टी सिट ऑपोजिट, नो। डब्ल्यू वर्क्स इन नोकिया, नहीं।
यू वर्क्स इन महिंद्रा एंड सिट्स ऑपोजिट टू क्यू नहीं, तो ऑप्शन डी बन जाएगा, कोई भी ट्रू नहीं है। यू महिंद्रा में तो काम करता है लेकिन क्यू के ऑपोजिट नहीं है। फोर द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम दैट ग्रुप? आर हच, टी नोकिया। देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ना आपको यहाँ पे इनमें रिलेशन ढूंढना होता है। आर हच, अब देखो आर और हच का ये रिलेशन है कि हच वाला बंदा आर के सामने वाले के राइट में बैठा हुआ है। हच वाला जो बंदा है वो आर के जो सामने बैठा है उसके राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। टी एंड नोकिया, ये भी सेटिस्फाइड है। नोकिया वाला बंदा टी के सामने वाले के राइट में बैठा हुआ है। क्यू महिंद्रा, क्यू महिंद्रा, महिंद्रा वाला बंदा क्यू के सामने वाले के लेफ्ट में बैठा है, राइट में नहीं बैठा हुआ। दिस कैन बी द ऑप्शन, ठीक है। वाई नोकिया, ये ठीक है। देखो नोकिया वाला जो बंदा है, नोकिया वाला जो बंदा है वो वाई के सामने जो बैठा है उसके राइट में बैठा हुआ है। नोकिया वाला बंदा वाई के जो सामने बैठा है क्यू, उसके राइट में बैठा हुआ है वो, उसके राइट में बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो वाई नोकिया भी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी आपका आंसर यहां बन जाएगा। और इसको आप ऐसे भी देख सकते थे दूसरे तरीके से। एक तो रीजनिंग ये हो सकती है इसकी, सेकंड रीजनिंग ये भी हो सकती है कि आर हच वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आर और हच नहीं सेटिस्फाई कर रहा, टी और नोकिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्यू महिंद्रा सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू वाला बंदा महिंद्रा में काम कर रहा है, वाई और नोकिया काम वो भी वर्क नहीं कर रहा। मतलब ये भी कह सकते हो आप कि क्यू और महिंद्रा ही एक एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी तीनों कॉम्बिनेशन गलत है ना। हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर्स ऑफ क्यू, क्यू के नेबर्स कौन है? आर और टी है, ठीक है ना। आर काम करता है नोकिया में, टी एंड द पर्सन वर्किंग इन नोकिया। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑलराइट, अब यहाँ देखो, 7 persons J, K, L, M, N, Y and Z sit on a bench in such a way some of them face north and the remaining face south. अब इसमें कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनकी पोजीशंस भी बतानी है, कौन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, कौन साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ध्यान आपने ये रखना है यार कि जो बंदा नॉर्थ फेस करेगा, जो बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करेगा ना, उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। जो पर्सन साउथ की तरफ फेस करेगा उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। आपने इससे रेफरेंस लेना है, ये ध्यान रहे। जो नॉर्थ फेस करेगा उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जो साउथ फेस करेगा उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। सो जस्ट मैं रेफरेंस के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। अब 7 लोग हैं यहाँ मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन मैं रैंडमली कहीं से भी शुरू नहीं कर दूंगा, ठीक है। मुझे अगर एक पर्सन की पोजीशन मिल जाए सबसे पहले तो मैं उसके अराउंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। इट सेज जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। जे वाई के राइट में थर्ड है और वाई जो है सेकंड है राइट ऑफ एम। अभी देखो कुछ नहीं कह सकते कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ, अभी नहीं पता। वाई फेसेस नॉर्थ ये दे दिया, बट वाई की पोजीशन कौन सी है पता नहीं अभी तक, ठीक है। जे एंड एम फेस डिफरेंट डायरेक्शंस, एम सिट्स एट एन एंड, ये पहले काम की इंफॉर्मेशन है दैट एम सिट्स एट एन एंड। लेकिन कौन सा, राइट या लेफ्ट, ये भी नहीं बताया, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है एम इधर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, एम इधर भी हो सकता है। मैंने दोनों तरफ रख लिया उसको क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि राइट एंड पे है या लेफ्ट एंड पे है। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखो, फिर से पढ़ते हैं ऊपर। हमने एम फिक्स कर दिया ना, यहाँ क्या लिखा था, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। तो वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, y इज सेकेंड टू द राइट ऑफ m। तो अगर m यहां पे है तो y फर्स्ट सेकेंड यही होना चाहिए y को। इस केस में y अगर राइट में आ रहा है, इधर राइट किसका होता है, इस तरफ को राइट उनका होता है जो नॉर्थ फेस करते हैं। तो इसका मतलब m यहां पे नॉर्थ फेस कर रहा होगा, तभी उसके इस तरफ सेकंड पे y आया। इस केस में अगर मुझे m के सेकंड सेकंड पोजीशन पे m से मुझे y रखना है तो y को यहां होना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होगा, m जो है उसका राइट इस तरफ बन रहा है,
इस तरफ राइट बनने का मतलब है कि वो साउथ देख रहा होगा। इस केस में एम की पोजीशन जो होगी वो साउथ फेसिंग होगी, ठीक है जी। और वाई के बारे में बोला गया है वाई फेसिस नॉर्थ, तो वाई इस केस में भी नॉर्थ फेस करेगा, इस केस में भी वो नॉर्थ फेस करेगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई। यहां देखो, अगर ये पोजीशन लेके चलूं, मैं ये केस लेके चलूं, तो वाई अब नॉर्थ देख रहा है, उसका राइट इस तरफ होगा, 1 2 3 जे की पोजीशन ये आ जाएगी। लेकिन इस केस में भी वाई नॉर्थ चल रहा है, यहां बैठा है, तो 1 2 3 यहां पे जे के लिए पोजीशन ही नहीं बचेगी, विच मीन्स जो सेकंड केस में बना रहा था वो गलत है। सेकंड केस अब नहीं बनेगा, हमें सिर्फ फर्स्ट केस के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा कि वाई अभी भी नॉर्थ देख रहा है, उसका राइट इधर आएगा, सो 1 2 3 पोजीशन पे हमारे पास जे के लिए पोजीशन ही नहीं बची। ठीक है जी, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, इसको हटा देते हैं। अब पहले पता नहीं था ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसको रखा जरूर है एक बार के लिए। चलिए, देखते हैं फिर से। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, वाई फेसेस नॉर्थ, जे एंड एम फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अगर एम नॉर्थ देख रहा है तो जे साउथ देखेगा, जे एंड एम दे फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। एम सिट्स एन एंड हो गया, वो एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब जे साउथ देख रहा है यार, ठीक है, साउथ वाले का राइट इस तरफ होगा, तो एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो फर्स्ट टू द राइट ऑफ जे ये हो गया, सेकंड टू द राइट ऑफ जे ये हो जाएगा। ठीक है, ये जे साउथ देख रहा है, एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। नीदर के नॉर एल सिट्स एट एन एंड, एंड पे कौन जाएगा, जे के एल एम एन वाई जेड, जेड बचा तो जेड यहां आएगा, क्योंकि के और एल लिखा है, नीदर के नॉर एल सिट्स एन एंड ना, जेड बच गया, जेड यहां आ जाएगा। अब इसका मतलब ये पोजीशन के और एल को जाएंगी। के सेकंड टू द राइट ऑफ एन, के इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन की मुझे पोजीशन नहीं पता। अब सोचो अगर एन नॉर्थ देख रहा हो, अगर एन नॉर्थ देख रहा हो, उसका राइट इधर होना चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन यहां पे के होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां ऑलरेडी जे बैठा हुआ है। इसका मतलब इसकी पोजीशन नॉर्थ नहीं हो सकती, इसकी पोजीशन साउथ होगी, सो दैट इसका राइट इस तरफ आ जाएगा, और के सेकंड राइट पे, तो 1 2 के यहां आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ के, ये पोजीशन आ जाएगी एल की। ठीक है जी, अब हमें ये देखना है यार के और एल की डायरेक्शंस क्या होंगी। एक चीज और हम यहाँ मिस कर गए, अगला अगला है एल इज टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एल जो है वो जेड के लेफ्ट पे है, ओके, एल इधर है, एल की पोजीशन समझ आ रही है, इसके जेड के लेफ्ट पे कब होगा, लेफ्ट इस तरफ, उधर को लेफ्ट किसका होगा, जो नॉर्थ फेस करेगा, मतलब जेड जो है ये नॉर्थ फेस करेगा, तभी इधर इसका राइट होगा, इस तरफ इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, और तो ये नॉर्थ फेस कर रहा है, कह रहा है नो 3 पर्सन सिटिंग इन द कंसेक्टिव पोजीशंस फेस द सेम डायरेक्शन, कि कंसेक्टिव पोजीशंस पे बैठने वाले 3 लोग सेम डायरेक्शन पे नहीं हो सकते, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती है। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज थी, जे एंड एम का हो गया, एम सिट्स एट एन सेकंड टू द राइट ऑफ जे, ऑलराइट, के सेकंड टू द राइट ऑफ एन, अच्छा हाँ, के सेकंड टू द राइट ऑफ एन था ना, तो इस तरफ राइट पोजीशन होती है साउथ वाले की, तो इसका मुझे पता है ये साउथ देख रहा है, ठीक है ना, के सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो हमने जब नॉर्थ इसका डिस्कार्ड किया था तो साउथ है, तो के सेकंड टू द राइट ऑफ एन साउथ होगा, तभी इधर राइट होगा, इसका इधर लेफ्ट होगा। एन की पोजीशन भी हमें पता है कि वो साउथ फेसिंग है। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है नो 3 पर्सन सिटिंग इन द कंसेक्टिव पोजीशंस फेस द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया, अब 3 लोग जो कंसेक्टिव पोजीशंस में, उनकी सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब के की पोजीशन नॉर्थ नहीं हो सकती, अगर नॉर्थ होगी तो इन तीनों की पोजीशन सेम हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, तो के इधर आएगा। सिमिलर एल की पोजीशन साउथ नहीं हो सकती, ये नॉर्थ होनी चाहिए, नहीं तो तीनों की सेम पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एल। अब के और एल के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं, वाई और एन, ठीक है, सो ऑप्शन 2 आ गया आपके पास। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, अब ध्यान देखो के यार साउथ देख रहा है, ठीक है ना, तो उसका राइट इस तरफ होगा, उसका लेफ्ट इस तरफ होगा ना। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में सेकंड कौन है, 1 2, एन की बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु फेस नॉर्थ टू द नंबर ऑफ पर्सन हु फेस साउथ। नॉर्थ फेस करने वाले कितने हैं देखो जरा, एक दो तीन और चार, चार नॉर्थ में है, तीन साउथ में है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आप। अगेन यहाँ पे बोला गया फोर बॉयज ए बी सी डी सिट इन रो वन फेसिंग नॉर्थ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फोर गर्ल्स पी क्यू आर एस सिट इन रो टू फेसिंग साउथ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑलराइट, तो रो वन यहाँ पे है, रो वन, रो टू, ठीक है। रो वन वाले जो हैं ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब इनका सबका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। रो टू वाले सब साउथ फेस कर रहे हैं तो इनका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो यहाँ बैठी हुई हैं पी क्यू आर एस गर्ल्स और इधर है एबीसीडी बॉयज। ठीक है जी, एबीसीडी बॉयज। All are seated at equal distance from each other and each person in row one faces the other one in the row two. All right. ठीक है जी। तो क्या क्या दे रखा है, पी एंड आर डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। पी और आर इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। पी यहाँ पे, आर यहाँ हो सकता है, पी यहाँ, आर यहाँ पे, पी यहाँ पे, आर यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है अभी ये। A is opposite neither to P nor R. Q sits opposite the person who sits second to the left of B. P does not sit at any end. C does not sit between A and B. S is not adjacent to R. तो यार इस केस में हमें किसी की भी पोजीशन डिफाइंड नहीं है। मैंने कहा था ना कि हम स्टार्ट कहां से करते हैं, जहां पे मुझे किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर पक्की पता चल जाए उसके अराउंड हम सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा, किसी की पोजीशन भी नहीं बताई हुई। तो मतलब यहाँ पे अब हमें डिफरेंट केसेस देखने पड़ेंगे, बना के देखने पड़ेंगे यार, डिफरेंट केस बना के देखने पड़ेंगे। तो पी और आर एडजस्टेंट नहीं है। एक चीज जरूर दे रखी है, पी डज नॉट सिट एट एनी एंड, पी एंड पे नहीं बैठता। सो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि पी इधर नहीं बैठेगा, एंड पे नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। सो पी या तो सेकंड पोजीशन पे बैठेगा या थर्ड पे बैठेगी, ठीक है। अब मान लो पी यहाँ पे है, आर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट एडजेसेंट। इसका मतलब एक और केस बना सकते हो आप यहाँ पे, उसमें ये आपकी रो टू है, ये आपकी रो वन है, ठीक है। तो एक केस ये बन सकता है कि पी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, ये भी बन सकता है, ठीक है। दो दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई। अब इसके अराउंड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो ही केस बनेंगे, या तो पी यहाँ आएगा या फिर पी यहाँ आएगा, यही दो केस बनेंगे। या दोनों काम करेंगे या फिर एक इनमें से रिजेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी नाउ। P and R do not sit adjacent to each other. A sits opposite neither P nor R. इसका मतलब A जो है वो या तो यहां बैठेगा या फिर A यहां बैठेगा। सेम यहाँ पे A या तो यहां बैठेगा या फिर A यहां बैठेगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, जहां होगा उसको वहां ऊपर बैठा देंगे, ठीक है। P और R के ऑपोजिट नहीं है। Q sits opposite the person who sits second to the left of B. Second to the left of B. क्यों कहां हो सकता है यार, जो बंदे नॉर्थ देख रहे हैं इनका लेफ्ट इधर होना चाहिए, ठीक है ना। ना केस क्यू सिट्स ऑपोजिट द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं बी को यहां लेके चलता हूं, वन टू, ये बंदा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसके सामने क्यू होना चाहिए था, बट इसके सामने पी आ रहा है। मतलब ये नहीं हो सकता। अगर बी को यहां रखते हो, मान लो यहाँ पे अभी इसको ए को हटा देते हैं, ये ए अभी हमें कंफ्यूज करेगा, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अगर मान लो बी यहाँ बैठा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट इस तरफ चल रहा है, तो क्यू किसके ऑपोजिट है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, पर्सन हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। तो बी यहाँ पे इसका फर्स्ट लेफ्ट इधर हो गया, सेकंड लेफ्ट इधर हो गया, इसके सामने क्यू होना चाहिए था, बट इसके सामने पी है, विच मीन बी कैन नॉट बी हियर।
फिर बी यहां होगा, फिर उस केस में फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, इसके सामने क्यू होना चाहिए। बी यहां नहीं हो सकता, बी कैनॉट बी हेयर, ठीक है, क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे कोई नहीं आएगा। अब ए कहां बैठेगा? अब इस केस में मुझे पता है यार, ए जो है वो पी और आर के सामने तो उसने बैठना नहीं है, ठीक है ना, वो आर के ऑपोजिट है ना ही वो पी के ऑपोजिट है। ए इज नीदर ऑपोजिट पी नॉर आर। ए के लिए क्या बचा? सिर्फ ये पोजीशन बची। इधर कौन हो गया ऊपर? यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। सी डज नॉट सिट बिटवीन ए एंड बी, सी ए और बी के बीच में नहीं है, तो सी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। बन तो रहा है अभी तक। एस इज नॉट एडजेसेंट टू आर। अब ये कंडीशन यहाँ वायलेट होगी, इस केस में यहाँ पे एस और आर एडजेसेंट हो गए, इसलिए ये केस मेरा गलत हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इधर आ जाते हैं और वो केस हमारा रिजेक्ट हो गया। यहां देखते हैं, हम फिर से देखते हैं बी कहां बैठ सकता है। अब इस केस में बी यहां नहीं बैठेगा जैसे पहले बैठा था, बी यहां बैठता, 1 2, इसके सामने क्यू आना था बट आर है, तो ये बी यहां नहीं होगा, विच मीन्स के यहाँ पे जो बी है वो यहां होना चाहिए। 1 2, इसके लेफ्ट में सेकंड पर्सन ये वाला आ गया, इसके सामने यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। अब ए को आर और पी के सामने नहीं बैठना है, तो ए यहां बैठेगा। सी डज नॉट सिट बिटवीन ए एंड बी, तो सी यहां आ जाएगा, तो डी बचा वो यहां आ जाएगा। सो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, राइट अरेंजमेंट ये बनेगी। ये केस मेरा रिजेक्ट हो गया, और ये हुआ इसलिए क्योंकि किसी भी पर्सन की एक पोजीशन जो थी वो डिफाइंड नहीं थी। यहाँ पे हमें दोनों केसेस लेके चलना पड़ा। ऑब्वियसली बात है, दो केस हैं तो या दोनों वर्क करेंगे या फिर एक रिजेक्ट होना ही होना है, तो वो रिजेक्ट हो गया, ये वाला केस हमारा बन गया। अब इसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं, हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, ऑप्शन 2, ठीक है। बी बैठ रहा है, विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन सिट एट द एंड्स, एंड पे कौन बैठ रहा है? क्यू और ए, नहीं क्यू और ए नहीं है, एस और बी, यस एस और बी आर एट द एंड्स। नेक्स्ट इज 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टन वे, hence form a group, find the one which doesn't belong to that group। यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 आउट ऑफ 4, नॉट 4 आउट ऑफ 5, ये आना चाहिए 3 आउट ऑफ 4, ठीक है, 3 आउट ऑफ 4। चलिए देखते हैं। सो 3 आउट ऑफ 4 आर अलाइक इन सर्टन वे। क्यू डी एस बी, पहला क्यू डी है वो यहाँ इस तरफ आ रहे हैं, एस और बी सामने बैठ रहे हैं, पी और डी सामने बैठ रहे हैं, क्यू और ए सामने बैठ रहे हैं। क्यू और डी को छोड़ के बाकी लोग जो हैं वो ऑपोजिट बैठ रहे हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास थी लीनियर अरेंजमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अभी हमने एक दो क्लासेस और प्लान कर रखी हैं, सो दिस वाज द लास्ट सेट फॉर दिस सेशन। आई होप कि जो भी हमने यहाँ पे किया, जितने भी सेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो समझ आए होंगे। एक बार दोबारा से वीडियो को अगर आप देखोगे, या वैसे बोलूँ कि वीडियो को हमेशा पॉज करके देखना चाहिए, सेट आपके सामने आ रहा है, आपको उसको खुद से पहले ट्राई करना चाहिए, फिर उसके बाद अगर समझ नहीं आ रहा है तो ही आपको सॉल्यूशंस को देखना चाहिए, ठीक है जी। और अगर आपको यार ये सेशन जो है अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ और भी हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर सेशंस एक दो और प्लान है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर, फिर बाद में बाकी जो टॉपिक्स हैं अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, उनके ऊपर हम बातें करेंगे, ठीक है जी। चलिए इस सेशन में इतना ही है हमारी तरफ से। थैंक यू।